अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि मान लो कि आपके पास एक कोई ट्यूब है, ठीक है, तो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ये कहता है कि भाई पर यूनिट टाइम में जितना लिक्विड यहां से यहां मूव करेगा, सपोज कि यहां से यहां मूव कर रहा है जितना लिक्विड, उतना लिक्विड यहां से यहां मूव करेगा। मतलब ये x1 चला और ये x2 चला लिक्विड, ठीक है, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि भाई जितना लिक्विड किसी यूनिट टाइम में जितना लिक्विड यहां से यहां मूव करेगा, उतना लिक्विड यहां से यहां मूव करेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब ये कि जितना मास इधर मूव करेगा उतना ही मास इधर से इधर मूव करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एजम्पशन क्या है इसके पीछे? एजम्पशन ये है कि हम मान रहे हैं कि हमारा लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड कैसा है? हम मान रहे हैं कि जो लिक्विड है भाई वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। लिक्विड को क्या मान रहे हैं हम मान रहे हैं कि लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं। तो इसीलिए उसको पूरा मतलब एक रिजिड की तरह मान के चल रहे हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितना मास किसी टाइम में मूव करेगा इधर, उतना ही इधर भी मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल मास इन द ट्यूब जो है ना वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। फिर अगर कंप्रेसिबल होता तो हो सकता था कि चेंज हो जाए। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, तो मास जितना यहां एंटर करेगा यहां से यहां तक, उतना ही मास यहां से यहां लीव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्ट्रिप बना लेते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रिप्स। ये x1 है और ये इसका जो लेंथ है ये x2 है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जितना मास यहां से यहां एंटर करेगा उतना ही मास यहां से यहां लीव करेगा। तो भाई इस हिसाब से रो इंटू V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू V2। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? तो अब जरा यहां ध्यान से सुनना। तो वॉल्यूम जो होता है तुम्हारा एरिया इंटू यानी A1 इंटू ये डिस्टेंस हाइट जो है, ये कितना हो जाएगा? x1। और यहां पे कितना हो जाएगा? रो A2 इंटू x2। अब आप, मैंने बोला पर यूनिट टाइम की बात की थी मैंने, तो आप एक काम करो, टाइम से डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो रो A1 dx1 बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो A2 dx2 बाई dt, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो dx बाई dt तो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो रो A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया? रो A2 V2। तो यहां से A1 V1 किसके बराबर आ गया भाई? A2 V2 के बराबर आ गया। A1 V1 किसके बराबर आया? A2 V2 के बराबर। यानी कि किसी भी पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो किसी भी पॉइंट पे A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 V2 के बराबर होगा। किसी पॉइंट पे A1 इंटू V1 किसके बराबर है? A2 इंटू V2 के बराबर है। यानी कि यहां से क्या कॉन्सेप्ट बना? यहां से कॉन्सेप्ट बना कि एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जरा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में आपने देखा होगा, जैसे आप पानी जो टैप होता है, टैप को जैसे आप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा पानी का गिरने का, ऐसे गिरता है पानी। ये टैप है, तो अगर हम यहां से पानी गिराएंगे तो धीरे धीरे जो पतला होता चला जाता है नीचे से, ये नीचे से कैसा होता चला जाएगा? पतला होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो शेप है ना, ये पतला होता चला जाएगा, इसका नैरो होती चली जाएगी, ठीक है। जो वाटर की जो ये बीम है ये नैरो होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है पहले आप ये समझिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताता है मैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ u वेलोसिटी से स्टार्ट किया और h हाइट नीचे आ गया, तो काइनेमेटिक्स की मदद से ये √2gh हो जाएगा, यहाँ पे होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, डेप्थ बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया कम हो जाएगा। तो इसीलिए बीम कैसी होती जा रही है वाटर की? नैरो होती चली जा रही है, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब A इंटू V जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे मेरे पास एक कोई प्रॉब्लम है कि भाई देखो मेरे पास ये एक ट्यूब है, कुछ इस शेप का ट्यूब है जिसमें जंक्शन भी है,
यहां से V1 वेलोसिटी से लिक्विड आ रहा है, यहां से V2 वेलोसिटी से लिक्विड आ रहा है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया, और यहां से फिर वो V वेलोसिटी से जा रहा है जिसका एरिया है A। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है भाई टोटल मास तो चेंज नहीं होगा ना, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि जो A1 V1 होगा प्लस जो आपका A2 V2 होगा वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, AV के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, बात समझ में आई? A1 V1 प्लस A2 V2 किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू V के बराबर हो जाएगा। मतलब जो जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हम बात करने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल की। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। बर्नौली ने कहा था कि मान लो ये आपके पास कोई भी, सपोज ये ऐसा कुछ पाइप है हमारे पास जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ का एरिया है A1, यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी है V1, यहाँ का एरिया है A2 और यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी है V1। और ग्राउंड से अगर हम देखें तो ये है H1 हाइट पे और ये है H2 हाइट पे, ये है H1 हाइट पे और ये क्या है, H2 हाइट पे है। ठीक है, एक H1 हाइट पे है और एक H2 हाइट पे है। तो बर्नौली का कहना था, मतलब बर्नौली प्रूफ किया था, बर्नौली ने कहना नहीं था, उसने प्रूफ किया था। बर्नौली कहता है कि भाई किसी भी पॉइंट पे, लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, यानी 1/2 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसा इनका कहना था बर्नौली का। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। यहां का प्रेशर होगा P1, यहां का प्रेशर होगा P2। सीधी सी बात है, यहां का प्रेशर हाई होगा, है ना, जितना नीचे होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, जितना डेप्थ में होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है। ये तो पढ़ा था हमने पीछे पास्कल लॉ में। तो भाई यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर P2 है, प्रेशर हाई से लो जा रहा है, तभी तो लिक्विड यहाँ से फ्लो होके जाएगा ऊपर, तभी तो जाएगा, है कि नहीं है? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बोलेंगे कि वर्क डन बाय जो प्रेशर होगा, वर्क डन बाय प्रेशर, वो कितना हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाय प्रेशर यहाँ पे वो हो जाएगा सिंपली P1 माइनस का P2 इंटू का कितना वॉल्यूम मूव करवा रहे हो आप एक छोटा सा वॉल्यूम मूव करवाइए, डेल्टा V वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम यहां से यहां मूव करवा लीजिए। ये रहा, ये डेल्टा V वॉल्यूम हमने मूव करवाना है, या तो ये बाहर आएगा या फिर कहो कि यहां से यहां आया है। ठीक है, इतना एक सिलिंड्रिकल स्ट्रिप की तरह मान के चलते हैं। तो देखो भाई, वर्क डन बाय प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर इंटू डेल्टा V। ठीक है, यही होगा। ओके, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका यहाँ पे डेल्टा के ई, वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 1/2 m V1 का स्क्वायर माइनस का 1/2 m, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारे पास। और पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा एक बात और है, वेलोसिटी कहाँ की ज्यादा है, यहाँ की ज्यादा है क्योंकि थोड़ा नैरो है। अभी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से देखा था ना, ये वाला ऊपर वाला नैरो माना है, तो एक काम कर लीजिए आप, इसको V2 कर लीजिए, इसको V1। ठीक है, ताकि मैं पॉजिटिव रखूं इस चेंज को। और ऐसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना आ जाएगा, mg H2 माइनस H1, यही होगा। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो हम बोलेंगे पानी यहां से यहां क्यों मूव किया, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस था, और यानी कि प्रेशर ने जो वर्क किया उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आया और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बोलेंगे कि P1 माइनस का P2 इंटू का डेल्टा V ही हमारा किसके बराबर होगा, यही होगा हमारा mg H2। अच्छा एक बात और, छोटी सी बात और कर लीजिए, आपने एक छोटा सा वॉल्यूम मूव करवाया है, तो आपने एक छोटा सा ही मास मूव करवाया है, तो मास को आप पता क्या करो, मास को आप ले लो डेल्टा m, यहां पे भी ले लो और यहां पे भी डेल्टा m रख लो। ठीक है, और यहां पे भी डेल्टा m, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा m g H2 माइनस प्लस हाफ डेल्टा m V2 का स्क्वायर माइनस का। तो अब आप एक काम करो, जिन जिन में 1 है
ये 1 वाले टर्म एक तरफ कर लो और 2 वाले एक तरफ कर लीजिए। तो 1 वाले एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? तो देखिए क्या बचेगा, P1 माइनस P2। एक काम और कर लीजिए, डेल्टा V को उधर ले जाइए, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M बाय डेल्टा V। डेल्टा M बाय डेल्टा V क्या होगा, डेंसिटी, तो रो G H2 माइनस H1, ठीक है। और ऐसे ही ये भी डेंसिटी बन जाएगा, तो 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस का बन जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे भाई, तो P1 1 वाले टर्म एक तरफ कर लो, सारे 1 वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो P1 प्लस ये रो G H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो P2 प्लस रो G प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो आपने देखा प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका जो सम है बराबर आ रहा है, इक्वल में आ गया ना। तो यही तो कहा था बर्नौली ने, तो किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये प्रूफ हो गया हमारा बर्नौली का। ये याद रखिएगा, ये डेल्टा एम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये डेल्टा एम लिखा हुआ है। भाई ये जो बर्नौली का प्रिंसिपल है, बर्नौली का जो थ्योरम है, ये खाली डेरिवेशन करने के लिए और रटने के लिए नहीं है, ये आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, तो बर्नौली ने क्या कहा था, बर्नौली ने कहा कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कभी भी इस तरीके से देखते हो ना कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है, देखो इसे हर हालत में कांस्टेंट रखना है। सबसे बड़ी बात है इसे हर हालत में क्या रखना है, कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात है ये है कि भाई इसे हर हालत में कांस्टेंट ही रखना है, समझे, हर हालत में से कांस्टेंट रखना है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप अगर यहाँ पे देखो तो देखोगे, अगर सपोज मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी किसी रीजन में, वेलोसिटी बढ़ा दी, लेकिन रखना तो इसको कांस्टेंट ही है ना। तो वेलोसिटी अगर बढ़ा दी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, अपने आप ही कम होना पड़ेगा। अगर ये बढ़ा दिया आपने तो इसको कम होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, हमें ओवरऑल कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा आपको, जब ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है, वरना कांस्टेंट होगा नहीं, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लो किसी रीजन में प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर अगर बढ़ा दिया किसी रीजन में आपने, तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना पड़ेगा आपको। यानी कि बर्नौली कहता है कि किसी भी फ्लूइड में जहां पे हाई प्रेशर रीजन होता है वहां वेलोसिटी कम होता है, और जहां हाई वेलोसिटी रीजन होता है वहां प्रेशर कम होता है। कहने का मतलब ये कि मान लो कि एक ये जमीन पे एक पाइप है, ऐसे पड़ा हुआ है, ये एक पाइप जमीन पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ आपका एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा A1 बड़ा नहीं है A2 से, देख रहे हो ना, साफ साफ दिख रहा होगा A1 बड़ा है A2 से, देखो दिख रहा है, A1 बड़ा है भाई A2 से। तो A1 अगर A2 से बड़ा है तो वेलोसिटी जो है V2 का बड़ा होगा V1 से, क्योंकि A जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। होता है कि नहीं होता है? होता है, सभी को पता है ये बात, तो समझ रहे हो? हाँ, तो देखो भाई ऐसा है, सीधी सी बात ये है कि यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ का प्रेशर लेकिन कम होगा। हाइट देखो जमीन पे लिटा रखा है, तो हाइट तो लगभग दोनों का सेम ही है, ये हाइट नेग्लिजिबल मान लो, तो हाइट तो सेम ही है। तो अब अगर आप देखो बर्नौली के हिसाब से, तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम। और यहां से लगा लो ना, देखो बर्नौली लगाओगे तो क्या होगा, वैसे तो कंटिन्यूटी से भी दिख ही रहा है साफ साफ, और नहीं तो बर्नौली लगा लो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे यहां के लिए देखे चाहे यहां के लिए देखे। ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हाइट दोनों का सेम ही है लगभग। तो देखो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो अगर इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है ना इस रीजन में, तो वेलोसिटी कम है इस रीजन में, तो इसका मतलब इस रीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एक कम होगा तो दूसरे को तो बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, यहाँ का कम होगा। यानी कि अगर यहाँ का प्रेशर PA है और यहाँ का प्रेशर PB है, तो हम बोलेंगे भैया PA बड़ा है PB से, PA बड़ा है PB से। समझ गए सभी? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, अब सुनो, तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, प्रेशर
वर्सेस डिस्टेंस का, ये लेंथ मान लेते हैं इधर x, तो कैसा बनेगा, इधर का प्रेशर ज्यादा है ना, इधर का प्रेशर ज्यादा और इस रीजन का प्रेशर क्या है, कम है, तो प्रेशर जो है ना हाई से ऐसे लो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर जाएगा नहीं हाई से लो की तरफ। लेकिन अगर वेलोसिटी का बनाया जाए, वेलोसिटी वर्सेस ये जो लेंथ है, तो क्या है, इधर का वेलोसिटी कम होगा लेकिन उधर का वेलोसिटी ज्यादा होगा। कुछ इस तरीके से बनेगा इसका कर्व। ठीक है भाई, कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब बर्नौली के कुछ डेली लाइफ में जो हमारे जो यूज होंगे, जो प्रैक्टिकल जो हम देख सकते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने, सुनो अभी नोट मत करना, समझते रहो खाली। आपने देखा होगा आप लोगों ने कि कहते हैं कि जब आंधी तूफान आए तो जो घर की जो खिड़कियां उन्हें खुले रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, रीजनिंग करके पूछा जा सकता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा, लाएगा कहां से क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, ये एक घर है प्यारा सा। अगर जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, आपकी छतों से जो एयर जा रहा है ऊपर से, इसका वेलोसिटी बहुत हाई होता है। यहाँ का वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ का वेलोसिटी बहुत हाई है। अगर आपने घर की खिड़कियां उड़कियां सब बंद कर रखी तो अंदर तो वही काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि विंड की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, आंधी चल रही है, तो यहाँ का वेलोसिटी हाई होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा। अभी बर्नौली ने यही तो बताया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अंदर तो वही प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर हाई हो गया और बाहर का प्रेशर लो हो गया, तो छत नहीं उड़ जाएगी तुम्हारी, सीधा ऊपर भाग जाएगा ये। ठीक है भाई, खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे फिर तुम। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खिड़कियां खोल दो भाई, खिड़कियां खोल दोगे लगभग दोनों की तरफ प्रेशर बराबर ही होगा। फिर आपने देखा होगा क्रिकेटर्स को, कहते नहीं भाई ये बहुत ही अच्छी बॉल फेंकता है, इसकी बॉल बहुत मतलब बहुत हवा में तैरती है, इसकी बॉल स्विंग करती है ना, ये सब होता है ना भैया। यहाँ पे भी तो बर्नौली बाबा ही काम कर रहे हैं, बस नाम इसका हमने क्या दे दिया, मैग्नस इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो एक बॉल की कहानी बताता हूं। बॉल में क्या सीन होता है, सुनिए ध्यान से। ये जो बॉल है, बॉल को, लेकिन एक बात है, बॉल ऐसे नहीं तैरेगा हवा में, स्विंग ऐसे नहीं करेगा। जब आप उसको घुमाओगे तब उंगलियों से इसे फंसा के, इसीलिए उंगलियों में फंसा के उसको घुमाया जाता है। ठीक है, अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इस पे। तो इसको जब घुमाते हैं, ऐसे स्पिन कराते हैं, तो स्पिन कराएंगे तो क्या होगा, मान लो ये बॉल आगे जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तुमने स्पिन कराया, बॉल आगे फेंका तुमने, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस आर ओमेगा, अगर इसका रेडियस आर है तो। और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी भाई, देखो आर ओमेगा तो इधर लगेगा टेंजेंशियली, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी ये है v माइनस आर ओमेगा। दोनों पॉइंट की वेलोसिटी में फर्क है कि नहीं है, और दोनों पॉइंट की वेलोसिटी में फर्क है ना, तो जब दोनों पॉइंट की वेलोसिटी में फर्क है तो प्रेशर में फर्क होगा कि नहीं होगा, तो प्रेशर में फर्क है ना दोनों के, तो यानी कि ये बैलेंस तो रहेगा नहीं, ये कभी भी अपना यूजुअल पाथ फॉलो नहीं करेगा। बैट्समैन को लगेगा कि भाई यहां से आना है, ठीक है, बॉल ऐसे आएगी और बॉल आ जाएगी ऐसे, ठीक है, बॉल आ जाएगी अलग पाथ से आएगी बॉल, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाएगा और आउट हो जाएगा। उसके बाद तो आगे का काम फ्रिक्शन करता है, आगे का टकराने के बाद किधर जाएगी बॉल उसका, वो तो फ्रिक्शन को देखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, यही है मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तुम घर में भी करके देख सकते हो, इस तरीके से दो कप्स को जोड़ लेना आपस में, ठीक है, और रबड़ से उसको चलाना, जैसे भी दिखाया था, इसको चलाना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जो अगर पानी में अगर आप शिप चला रहे हैं, वाटर में हमारे पास दो शिप हैं, जहाज, तो उन्हें ज्यादा पास पास नहीं चलाने दिया जाता। इसके पीछे क्या कारण है, देखो ये जब चल रहे होंगे यहाँ की विंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। इधर से और इधर से प्रेशर क्या है, हाई है, तो उनके कोलिजन के चांसेस हो सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं वो। यही कारण है कि ट्रेन के बहुत ज्यादा पास खड़े होने को नहीं कहा जाता है, तो क्योंकि वो आपको खींच लेगा। भाई हमारे टाइम पे ना, हमारे यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट स्कूल्स में
एक एग्जाम होता था तो उसमें आया था, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट था, तो उसमें उसने पूछा कि तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाता है। तो हमारे क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों ने वही आंसर लगाया था। पता ही नहीं था, उस टाइम पे चैप्टर ही नहीं पढ़ा था किसी ने, बट वो वहां प्रेशर का कमाल है। ठीक है, देखो भाई वहां प्रेशर का कमाल है। अरे वही तो देखो प्रेशर भाई, वहां पे काम होता है प्रेशर का। जो ट्रेन जब चल रही है ना, जब ट्रेन चलेगी तो उसके जस्ट आसपास का जो सरफेस और थोड़ा सा और आसपास का एरिया ले लो, वहां पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। भाई ट्रेन की खिड़की बैठना पसंद करते हो ना, कितना बढ़िया हवा आता है, मुंह पे ब्लो मारता है भाई, मैं भी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये जो है ना, वहां की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से वहां का प्रेशर कम है, लेकिन और उधर उधर देखो तो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो प्रेशर तो हमेशा हाई से लो जाता है ना, तो इसीलिए जो भी चीज होगी उसके आसपास उसको लेके चल देगी। इसीलिए हमेशा चलती हुई ट्रेन से दूर खड़े रहना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बात समझ में आई ना? अच्छा, ऐसे ही ये जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन की विंग्स भी थोड़ा ऐसे डिजाइन की जाती है अलग तरीके से। थोड़ा ऐसे डिजाइन किया जाता है एरोप्लेन की विंग्स को कि उसको डायनेमिक लिफ्ट मिले। डायनेमिक लिफ्ट ऊपर की तरफ मिलना चाहिए ना, तो डायनेमिक लिफ्ट ऊपर मिलना चाहिए। नहीं, विंग्स का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि नीचे की वेलोसिटी कम रहे और ऊपर, नीचे की वेलोसिटी भाई कम रहेगी तभी तो ज्यादा प्रेशर रहेगा, और ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा रहे तो उधर का प्रेशर कम होगा, नीचे का ज्यादा होगा, तो नेट उसे लिफ्ट ऊपर की तरफ मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तभी तो हवाई जहाज उड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो विंग्स का डिजाइन कुछ इसी तरीके से किया गया है। आई बात समझ में? और ये जो ऊपर उठता है कोई चीज, इसको कहते हैं डायनेमिक लिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये सब बर्नौली से सब हो जाएगा। ठीक है ना, ये बर्नौली से ही सब होगा। चलो देखो, अगला पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आप एक छोटा सा होल कर दो यहां से, तो क्या होगा, पानी ऐसे कुछ पैराबोलिक पाथ बना के निकलेगा बाहर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा होगा, ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी वेलोसिटी से यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। ऊपर से खुला हुआ है तो यानी यहां से P नॉट तो काम कर ही रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये जो होल है ना, इसके जस्ट बाहर और अंदर लगा दो बर्नौली। यहाँ मान के चल रहा हूँ कि यहाँ लिक्विड रुका हुआ था और यहाँ से जस्ट फिर बाहर आया। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ के पार्टिकल की क्या मान लेता हूं मैं, 0 मान लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे तो क्या होगा, देखो ये हाइट अगर h है, ये हाइट क्या है, h है, तो बर्नौली यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लगाते हैं बर्नौली, यहाँ A और B मान लो, ये A है और ये B है, तो पहले A पे लगाते हैं बर्नौली। तो A पे अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर P नॉट प्लस रो GH तो काम करेगा ही, ये तो पास्कल लॉ में देख ही चुके हो। यहाँ लिक्विड रेस्ट पे, तो बाकी की चीजें खत्म। जब लिक्विड जस्ट यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा और साथ में हाफ रो V स्क्वायर। तो P नॉट से P नॉट काट दें, यहां से V इक्वल टू क्या आ गया, √2GH आ गया, V इक्वल टू √2GH आ गया। तो यही होता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है। जितना नीचे रहोगे, जितना नीचे लाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा पानी। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये था तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स।